हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मृत्युंजय खुन्नस में उन लोगों को देखते हुए बोला, जल्दी से बैठो वरना सबको उतार दूंगा मैं। विप्लव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए शरारती आवाज़ में बोला, क्यों क्यों भाई, भाभी से मिलने की जल्दबाजी हो रही है आपको? मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर कर विप्लव से बोला, मेरे ख्याल से तुम कॉलेज जाकर अकेले थक जा रहे हो, शायद तुम्हें ऑफिस भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। विप्लव की सारी मुस्कान गायब हो जाती है और वो जल्दी से कहता है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं और आप मुझे अभी से घर के काम में बूढ़ा बनाना चाहते हैं। अपनी ये कहते कहते विप्लव रुक जाता है। मृत्युंजय गाड़ी स्टार्ट कर विप्लव को घूरते हुए बोला, डोंट वरी, इस बार अगर तुम्हें परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो मैं तुम्हें अपनी तरह ही बूढ़ा बनाऊंगा। विप्लव बस बेचारा सा मुंह बनाकर रह जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय की गाड़ी अमृत के ऑफिस के सामने रुकती है। अमृत गाड़ी से बाहर आता है कि ऑफिस से एक लड़की आकर अमृत को गले लगाते हुए कहती है, बेबी आफ्टर लॉन्ग टाइम। विप्लव पलट कर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, खुशहाली आपकी शौतन। वैशाली एक नज़र अमृत और खुशहाली पर डालने के बाद मृत्युंजय से बोले, अब क्या दोपहर यहीं पर करवा दोगे? चलो भाई, महक दीदी से मिलना हमको। मृत्युंजय कार से बाहर उतर अमृत और खुशहाली के पास जाकर खुशहाली को अमृत से दूर करते हुए बोला, मिस गोयनका, मुझे मेरे भाई से कुछ बात करनी थी। खुशहाली मृत्युंजय को देख मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स। मृत्युंजय अपना सिर हिलाता है और अमृत को थोड़ा दूर लाकर कहता है, शादी के बाद अगर पति का किसी और के साथ नाजायज संबंध हो तो इसमें आईपीसी की धारा 497 लगती है। क्या तुम वकील होकर भी ये बात नहीं समझते? अमृत मृत्युंजय की बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, व्हाट यू मीन? कि मैं खुशहाली के साथ सो रहा हूँ? जो मेरे ऊपर 497 की धारा ठोकेगी मेरी बीवी? मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम चाहे जो करो, अगर मीडिया को इस बात की भनक लगी कि तुम्हारी बीवी है लेकिन उसके बावजूद तुम मिस गोयनका के साथ रिश्ते में हो और उन लोगों ने हमारी फैमिली रेपुटेशन की इज्जत उड़ाई, तो मैं तुम्हारी उड़ा दूंगा। अमृत मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाता है कि वहाँ पर खुशहाली आकर मृत्युंजय से कहती है, मृत्युंजय काफ़ी समय बाद मिले, चलो ना साथ में कॉफ़ी पीते हैं। मृत्युंजय खुशहाली की बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिला कर बोला, मिस गोयनका, मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, कॉज उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो अपनी मायके गई हुई है। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। खुशहाली मृत्युंजय के बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, विल कॉन्ग्रेचुलेसन। शादी करने के लिए बहुत जल्दी तुम्हारी पत्नी से मुलाकात होगी। मृत्युंजय अपना सिर हिला अपनी कार की तरफ चला जाता है। खुशहाली मृत्युंजय की कार की तरफ देखती है और विप्लव की तरफ देखकर हाथ हिला देती है, तो विप्लव भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कह देता है। मृत्युंजय की कार वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद खुशहाली अमृत से बोली, आई थिंक अब हमें भी घर वालों से बात करनी चाहिए हम दोनों की शादी के लिए। अमृत खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, जिस काम के लिए आप हैं उससे पूरा करो। खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए अमृत के चेहरे की तरफ देखती है और उसके गाल को छूते हुए कहती है, बेबी तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? दरअसल अमृत के गाल पर वैशाली के मारे थप्पड़ के निशान
थे और साथ में वैशाली की उंगली में पहने रिंग अमृत के गाल में चुभ चुकी थी, जिसके निशान बन गए थे। अमृत खुशहाली के हाथ को हटाकर बोला, नॉटिंग, चलो अंदर, बाकी सब लोग वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर अमृत खुशहाली को इग्नोर कर ऑफिस के अंदर चला जाता है। अवस्थी हाउस इधर महक अपना नाश्ता कर मेन हॉल में बैठे हुए थे। सुधांशु महक को दवाई देते हुए कहता है, दीदी अब दवाई खाना कैसे भूल सकती हो। महक सुधांशु के हाथ से दवा लेकर बोली, सॉरी सिद्धू, पता नहीं क्यों मुझे मेडिसिन खाना पसंद नहीं। सुधांशु महक के बात पर मुस्कुरा देता है। घर का डोरबेल बजता है। सुधांशु जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने सबसे पहले अदिति आ जाती है। सुधांशु अदिति को देख थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तुम अकेले आई हो। अदिति सुधांशु को साइड करते हुए बोली, मेहमानों का रास्ता रोक कर नहीं रखते। सुधांशु अदिति के बात पर मुस्कुरा देता है कि विप्लव और वैशाली भी आते हैं। सुधांशु बाहर देखते हुए बोला, और कोई है क्या। विप्लव सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, यस, तुम्हारे बागर बिल्ला जीजा जी। सुधांशु विप्लव की बात पर मुस्कुरा देता है और उन लोगों को अंदर चलने के लिए कहता है। वैशाली पूरे घर को देखते हुए सुधांशु से बोले, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारा घर है तो बहुत खूबसूरत। सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, थैंक यू सो मच तारीफ़ के लिए, लेकिन ये सब कुछ मैनेज करके माँ और दीदी रखती है। महक उन लोगों की आवाज़ सुनकर उन लोगों के तरफ देखती है और वैशाली को देख खुश होते हुए कहती है, वैशाली तुम मुझसे मिलने आई हो। फलक नीचे आते हुए बोली, नहीं, वो मुझसे मिलने आई है। महक फलक की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, जब तक तुम्हारा बीच में बोलना नहीं होता तुम्हारे पेट का खाना हजम नहीं होता है ना। फलक महक के बात पर अपना सिर हिला देती है तो उसकी नज़र अदिति और विप्लव पर जाती है। अदिति तो घर को देखने में बिजी थी, लेकिन विप्लव फलक को देखने में बिजी था। फलक विप्लव के सामने जाकर बोली, और अच्छे से देख लो, देखने के टैक्स नहीं लगते, मैं सुंदर दिख रही हूँ ना। विप्लव फलक की आवाज़ पर होश में आता है और थोड़ा सा से होते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन आप सच में खूबसूरत हो। फलक विप्लव की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन कोई अपनी बहन के इस तरीके से तारीफ़ करता है। विप्लव फलक के बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोला, आप मेरी बहन नहीं हो। मृत्युंजय अंदर आते हुए बोला, अच्छा वो तुम्हारी बहन नहीं है तो क्या कहना पसंद करोगे तुम उसे, वापी। विप्लव मृत्युंजय की डरावनी आवाज़ पर फलक से बोला, वी कैन बी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे बहन नहीं बनाना। फलक प्यार से विप्लव के गाल को सहलाते हुए बोली, और वैसे भी मैं तुम्हारी दीदी बनूंगी ना, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। विप्लव अपना सिर हिला देता है। महक फलक की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कहीं जा रही हो क्या। फलक अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ, शाम को जा रही हूँ मूवी डेट पर। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना, इस लड़की का पक्का किसी के साथ चक्कर है, इसलिए चाचा जी उसकी शादी करवाना चाहते हैं। फलक महक को घूरते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की नज़र आती हूँ। और डेट पर जाना मतलब किसी लड़के के साथ
ही जाना जरूरी नहीं होता। वैशाली फलक की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अब ये मत कहना कि इतनी खूबसूरत चेहरे वाली लड़की एक लेस्बियन है। फलक सब लोगों को बारी बारी घूरने के बाद बोली, तुम लोगों को शर्म आ रही है मुझे इस तरीके से बेइज्जत करते हुए। मृत्युंजय फलक की बात को इग्नोर करते हुए महक के पास जा उसे अपने हाथ में लाया बैग देते हुए बोला, तुम्हारे लिए। महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बैग को खोल कर देखती है जिसमें एक केक, पेस्ट्री और पैनकेक के साथ मैंगो जूस के ढेर सारे बोतल थे। महक उन सारी चीज़ों को देखकर खुश होते हुए मृत्युंजय से बोली, क्या ये सब? मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, सिर्फ एक एक चम्मच, बाकी मैंगो जूस तुम जितना चाहे पी सकती हैं, बाकी सब घर वाले के लिए हैं। महक मृत्युंजय के बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर इतना कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगा था कि मृत्युंजय महक के बात को बीच में काट कर बोला, तुमने मेडिसिन्स ली? महक मृत्युंजय और सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप दोनों किसी थानेदार से कम हो क्या? एक घर में आकर बार बार परेशान करता और दूसरा कॉल करके इसलिए कोई भूल ही कहाँ सकता है किसी काम को। मृत्युंजय महक को सिर को सहलाते हुए बोला, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तभी एक बार फिर से घर के दरवाजे का डोरबेल बजता है। सुधांशु दरवाज़ा खोलता है तो बाहर अजीत खड़ा हुआ था। सुधांशु अजीत को देख मुस्कुराते हुए बोला, अजीत भैया आइए अंदर। अजीत अंदर आता है और इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। महक कंफ्यूज भरी नज़रों से अजीत की तरफ देखने लगती है, जिस पर अजीत महक की तरफ देखकर कहता है, हेलो महक, तुम ठीक हो ना? सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। महक अजीत की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन क्या मैं आपको जानती? अजीत महक के सवाल पर मुस्कुरा कर बोला, हो, आप और मैं स्कूल में टीचर थे। आप डांस टीचर थी और मैं मैथ का टीचर था और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। महक अजीत के इंट्रो पर अपना सिर हिला मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अजीत, आई एम सॉरी, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो तो सच होगा। अजीत अपना सिर हिलाते हुए तब लोगों की तरफ देखकर बोला, हेलो एवरीवन। आप सभी लोग उसे हेलो कह देते हैं, लेकिन मृत्युंजय तो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। वो महक की तरफ देखता है जो कि कोई गहरी सोच में खोई थी। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, मैं महक को लेकर कमरे में जा रहा हूँ, क्योंकि उसने अभी मेडिसिन्स लिए हैं तो उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। सुधांशु मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। फलक मृत्युंजय के जाने के बाद सुधांशु से बोली, मुझे न थोड़ा बाहर जाना था, तो क्या? सुधांशु फलक के बात पर बीच में बोला, आपने कहा कि आपको शाम को जाना है, इसलिए शाम को जाइएगा, अभी नहीं। फलक सुधांशु की बातों को सुनकर मृत्युंजय का लाया हुआ बैग उठाकर किचन की तरफ चली जाती है। अदिति सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू, मुझे कुछ डाउट्स थे, क्या आप उसे क्लियर कर दोगे?
सुधांशु अजीत की तरफ देखकर बोला, अजीत भैया आप लोगों के साथ बैठिए, मैं ज़रा अदिति के डाउट क्लियर्स कर देता हूँ। अजीत सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाता है तो विप्लव सुधांशु से कहता है, तुम्हारे घर में कैरम है क्या? सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, मेरे कमरे में है, लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुधांशु कैरम लाकर उन लोगों को दे देता है और वो लोग कैरम खेलते हुए एंजॉय करने लगते हैं। महक का कमरा इधर। महक मृत्युंजय की तरफ देख रही थी, जो कि उससे सिर की पट्टी को चेंज कर रहा था। मृत्युंजय अपना सिर झुकाकर महक को देखते हुए बोला, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो महक। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, अरे मैं अपने पति को नहीं देखूंगी तो किसको देखूंगी? मृत्युंजय महक की बात पर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मेरा नेचर कैसा है? महक अपनी गर्दन नहीं में हिला देती है, जिस पर मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़ कर कहता है, ईगोइस्टिक्स, पजेसिव, अरेगेंट, रूड, एंगर एंड मस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फिश। इसके अलावा मुझ में और कुछ नहीं है। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आप एक चीज़ बताना भूल गए, ओ माय केयरिंग हॉबी। मृत्युंजय नीली आंखों से महक की आंखों में देखने लगता है, जिस पर महक कहती है, मुझे इस तरीके से मत देखिए ना, पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब लगता है। मृत्युंजय महक के पास जा उसके माथे को चूम लेता है और अपने होंठ महक के माथे से लेकर नाक फिर होठों तक लाते हुए उसके होठों पर किस करने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।